घड़ी की सुई इशारा कर रही है आपके शो का, आपके टाइम का, क्योंकि वक्त पब्लिक इंटरेस्ट का हो गया है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी समर्थक, गैंगस्टर्स और आईएसआई वाला सिंडिकेट क्या है और कैसे पंजाब के सेलिब्रिटीज इनके ट्रैप में फंसते हैं। पंजाब के कितने ही गैंगस्टर्स और टेररिस्ट से जुड़े डोजियर कनाडा को भेजे गए, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ? आज इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। टेरर फंडिंग पर तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी भी फंस गया है। जिस जमीन पर हुमायूं भट्ट जैसे पुलिस अफसर ने आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत दी, वहां एक अफसर पर इतने संगीन इल्जाम कैसे लगे, ये बैकग्राउंड आपको समझाएंगे। बात तो गणपति बप्पा के वीवीआईपी भक्तों की भी होगी। लालबाग के राजा हों या फिर सिद्धि विनायक, वीवीआईपी के लिए खुला टाइम, मगर आम आदमी के दर्शन दुर्लभ। भगवान के दर पर यह भेदभाव क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में पिछले हफ्ते भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्तों पर बात हो रही है। उनकी जगह आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि क्या वजह है इसकी, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आज आप देख लें, जहां इस इंटरनेशनल मुद्दे का जिक्र नहीं हो रहा है। आज भी डेवलपमेंट हुए, दो बयान आए। पहला कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर का और दूसरा अकाली दल के चीफ सरदार सुखबीर सिंह बादल का। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर का कहना है कि नई दिल्ली से हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हरदीप निज्जर हत्याकांड की जांच जारी रहेगी, बिल्कुल होनी चाहिए। अब दूसरा बयान सुनिए, सुखबीर बादल ने नई बात कह दी। बताया कि जिन बच्चों ने कनाडा में पढ़ने के लिए अप्लाई किया था, पैसे भी जमा करवा दिए थे, एडमिशन भी हो गया था, लाखों की फीस भरकर भी उनका वीजा अटक गया है, वीजा नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि वीजा किसने अटकाया और उसको दिलवाने के लिए रास्ता क्या है? नौजवान बच्चों का कनेडा जाना चाहते हैं, जिन्होंने एडमिशनां भी ले लिया पर हले उन्होंने वीजा नहीं आया। करोड़ों रुपये पंजाब के वो नौजवान बेचारे खर्च के उत्थे जाना सी। तो अज जी हालात है वो बड़ा उन्होंने अनसर्टनटी हुई पई है कि बनूगा की। एक तो तैयारी करी बैठे सी, एक पैसा खर्ची बैठे सी। कई परिवार मैनू मिले है जिथे उत्थों इत्थे आना चाहते सी कि कोई बीमार हो गया, कोई बजुर्ग ने अपने पेरेंट्स को बच्चों को मिलना आना सी। सो बड़ी दुविधा की सिचुएशन बनी पई है ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा नू जल्दी तो जल्दी इसका कोई सलूशन लभ लेना चाहिए। सब चाहते हैं समाधान निकले, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते खालिस्तान और गैंगस्टर वाले बैकग्राउंड में उलझ गए हैं। कनाडा की जमीन पर पनप रहे अपराध को लेकर भारत को चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एनआईए और पंजाब पुलिस समेत भारत की कई एजेंसियां अच्छी तरह से जानती हैं कि खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के बीच में गठजोड़ जो पक्का है ना। खालिस्तान विदेशी जमीन से जो गैंगस्टरों को ये हवा दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? उन्हें महफूज रखने के लिए। उनकी पैसे से खिदमत का जो ठेका उठाया हुआ है खालिस्तानियों ने, तो बदले में गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर पंजाब में उन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो आतंकी अकेले अपने दम पर अब नहीं दे सकते। यानी पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने खालिस्तानियों को मोहरा बना रखा है और खालिस्तानी आतंकियों ने गैंगस्टर्स को अपना औजार बना रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में आईएसआई खालिस्तानियों की बजाय सीधा इन गैंगस्टर्स को खुद पालने लगे, जैसे हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के मामले में हुआ। खालिस्तान का प्लान, प्रोडक्शन मनी क्या है? कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स के 700 शूटर कहां हुए एक्टिव? पाकिस्तान टू खालिस्तान सबसे विस्फोटक खुलासा। कनाडा में विसात बिस चुकी है, गैंगस्टर्स एक्टिव हो चुके हैं। खालिस्तान का ऑपरेशन प्रोडक्शन मनी, इसमें अपराधियों के अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को भी मोहरा बनाया जा रहा है और बलि का बकरा भी। खुलासा नंबर 1, जिनके टारगेट पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। खुलासा नंबर 2,
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी कब्जा करने की फिराक में खालिस्तान। खुलासा नंबर 3, पंजाब के क्लब मालिकों से भी गैंगस्टर्स की मदद से खालिस्तान रंगदारी वसूल कर रहा है। खुलासा नंबर 4, भारत में 700 से ज्यादा शूटर्स की मदद से खालिस्तान टारगेट किलिंग की फिराक में है। खुलासा नंबर 5, खालिस्तान के आका ISI के जरिए ऑपरेशन के लिए भारत में हथियार भेज रहे हैं। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कई अहम खुलासे किए हैं। NIA के खुलासों में जो तथ्य निकल के सामने आया है उसके मुताबिक कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के बीच गठजोड़ के पुख्ता सबूत मिले हैं। कनाडा में बैठकर खालिस्तान ने जो साजिश रची है उसकी रिपोर्ट NIA ने जारी की है। उस रिपोर्ट के पेज नंबर 31 के पैराग्राफ नंबर 17095 पर गौर कीजिए तो खालिस्तान और गैंगस्टर्स के गठजोड़ का पूरा भेद खुल जाएगा। रिपोर्ट में तफसील से जिक्र है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर को वसूली की कॉल करवाई। कहा जाता है कि ऐसा लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर हुआ था। रिपोर्ट के पेज नंबर 81 के पैराग्राफ 17.96 पर गौर करें तो सचिन थापन बिश्नोई ने लॉरेंस और गोल्डी के इशारे पर ही चंडीगढ़ के एक क्लब मालिक को वसूली की धमकी दी थी। बिजनेसमैन ने मना कर दिया तो उसे मर्डर की भी धमकी दी गई। NIA का दावा है कि जहां पंजाब में लॉरेंस गैंग एक्टिव है तो वहीं कनाडा में 2 गैंगस्टर अर्श डल्ला और लखबीर सिंह लंडा खालिस्तानियों की योजनाओं या उनकी साजिशों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। NIA की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और लखबीर सिंह लांडा के करीबी रिश्ते हैं, जिन्हें खालिस्तानी आतंकी मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की ताक में है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि भारत में खालिस्तान 700 से ज्यादा शूटर्स को एक्टिव कर चुका है, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हथियार सप्लाई कर रही है। अब गैंगस्टर्स और खालिस्तान की इसी मूवमेंट पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खालिस्तानी गैंगस्टर्स का गठजोड़ तो समझ आता है, कहीं ना कहीं दोनों अपराध और पैसे की दुनिया से जुड़े होते हैं और मकसद ले देकर दहशतगर्दी ही होता है। लेकिन इसमें पंजाबी सिंगर्स या सिंगिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सुनिए पॉपुलर पंजाबी स्टार कैसे इस झमेले में फंसते हैं। कनाडा में अच्छे खासे सिंगर और एक्टर रहते हैं। इनमें से कुछ खास नाम जो है वो बता देते हैं आपको, जैसे AP ढिल्लों, शुभ, करण औजला, नीरू बाजवा, रुबीना बाजवा, गिप्पी गरेवाल, शहरी मान हो गया, नसीब हो गया, जैजी भी हो गए। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर में ले लो तो निक धामू रहते हैं, पिंदा औजला रहते हैं, गुरसिद्धू रहते हैं, अर्श बेनीवाल रहते हैं। ये सब लोग कनाडा में रहते हैं। जब भी पंजाब, पंजाबियत या खालिस्तान मुद्दों को लेकर कोई भी बहस या वजह आती है आगे, तो विदेश में रह रहे पंजाब की इन पॉपुलर पर्सनैलिटीज पर समर्थन का दबाव पड़ता है। अगर समर्थन ना करें तो वहां इनके शोज से लेकर इनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज किया जाता है। अगर ये ना हो तो सोशल मीडिया पर इनके बहिष्कार का प्रोपेगेंडा चलने लगता है। इनसे बचने के लिए विदेशी जमीन पर रहने वाले पंजाब के इन सिंगर्स, एक्टर्स को चीजें माननी पड़ती हैं। जैसे इनको कह दिया जाता है कि पंजाब, पंजाबी और सिखिज्म के नाम पर जो परोसा गया है और जो भी परोसने वाला हो ये वैसा कर देते हैं। और पंजाब विरोधी छवि से बचने के लिए पॉपुलर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि कोई झमेला क्यों खड़ा करना है, बोल दो जो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका नतीजा क्या निकलता है, विदेशी जमीन पर जब वो वहां चल रही विचारधारा के मुताबिक दिखने की कोशिश करते हैं तो भारत में उनका विरोध होने लगता है। ये किसी एक के साथ नहीं, पंजाब के ना जाने कितनी पॉपुलर पर्सनैलिटीज के साथ हो चुका है और आजकल यही शुभ के साथ भी चल रहा है। ये आइडेंटिफाई करते हैं सॉफ्ट टारगेट्स को। सॉफ्ट टारगेट कौन है आजकल? जिनके पास बेसिकली पैसा है अनअकाउंटेड, जिस पे कि वो टैक्स आमतौर पे नहीं पे करते हैं। बिल्डर लॉबी है, उसका हो गया। छोटी मोटी माफिया हैं, जैसे पंजाब में सुखी आप पंजाब की बात करें, सैंड माफिया है, ट्री माफिया है, बुक माफिया है, रोड माफिया है, जिसमें कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं। सिंगर्स भी सॉफ्ट टारगेट हैं, पैसा बहुत लेते हैं ये, और कुछ डिक्लेयर किया, कुछ डिक्लेयर नहीं किया, रख दिया। और अंदर से इनके बीच में कि कोई
वॉयलेंट टाइप के बंदे तो है नहीं, ये सॉफ्ट टारगेट्स कहते हैं कि हुआ तो हम नहीं करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, वहाँ उनको डर लगता है कि हमारे पास क्वेश्चनिंग हो जाएगी, हमारा पैसा कहाँ से आया, कहाँ रखा है, क्या नहीं रखा है। इनको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट टारगेट्स। ये तो बात हुई कनाडा में बसे पॉपुलर स्टार्स की। अब उन पर गौर कीजिए जिनके कारण सारा माहौल बिगड़ रहा है। समझ गए होंगे आप, बात मैं गैंगस्टर्स की कर रहा हूं। लखवीर सिंह उर्फ लंडा, उसका डोजियर देख लीजिए क्या है। ए कैटेगरी का गैंगस्टर है, तरनतारन का रहने वाला था, पंजाब के तरनतारन का। 2017 में कनाडा भागा, पासपोर्ट नंबर है J36719004। मई 2022 में मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर पुलिस के अटैक हुआ था। उसका मास्टरमाइंड लखवीर सिंह लंडा है। तरनतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन पर रॉकेट मारा गया था, मास्टरमाइंड लखवीर सिंह लंडा था उसका भी। बहन सुखराज कौर ने लखवीर को स्पॉन्सर किया था कनाडा आने के लिए। अब कनाडा के सास्कचून में रहता है। 2021 में पट्टी के डबल मर्डर केस हुआ था। एक दुकानदार को उसके घुस के गोली मारी गई थी। वहां पर सबसे बड़ा वो मर्डर केस इसके नाम पर दर्ज है। मर्डर केस में पुलिस ने मलकियत और पम्मा को पकड़ा। उन्होंने बताया कि लखवीर ने कराया था। दोनों के खुलासे के बाद ये पता लगा कि लखवीर ने इनकी टारगेट किलिंग कराई। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा के गुर्गे, तमाम जगह इसके एक्टिव है। कारोबारी, डॉक्टर, हाई प्रोफाइल लोगों को धमकियां देना इनका धंधा है। अक्टूबर 2021 में तरनतारन ने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी लखवीर सिंह ने, और उसी के चलते इसके खिलाफ ये सबसे बड़ी फिरौती मांगने का केस भी दर्ज हुआ। कुछ दिन बाद फेसबुक पर लंडा ने पंजाब पुलिस को भी धमकी दी थी कि मेरे खिलाफ या मेरे लोगों को या मेरे परिवार वालों को ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरविंदर सिंह रिंडा और भदावा सिंह बब्बर, जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनका खासम खास है लखवीर सिंह लंडा। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI बब्बर खालसा के दोनों दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। लखवीर के खिलाफ पंजाब में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे 21 क्रिमिनल केस दर्ज है। समझ गए ना आप, 21 क्रिमिनल केस थोड़े नहीं होते। पंजाब में एक्सटॉर्शन का अब सबसे बड़ा रैकेट कोई चलाता है कनाडा में बैठकर, तो कौन है? कनाडा में गैंगस्टर अर्शदीप उर्फ अर्श ढल्ला, वो है जो सबसे बड़ा नेटवर्क चलाता है। अब जरा इनका डोजियर चेक कर लेते हैं। ए कैटेगरी का सबसे बड़ा बदमाश है ये। उम्र 27 साल है, कद 5 फुट 10 इंच है, पासपोर्ट नंबर है R34695354, 12वीं पास है। पंजाब के मोगा में डल्ला गांव का रहने वाला है। 2018 में क्या हुआ, अर्शदीप की शादी एक राजस्थान के गंगानगर में रहने वाली गगनदीप कौर से हो गई। गगनदीप कौर कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट थी, वहां की PR थी। 2019 में अर्शदीप भी कनाडा चला गया और वहां पर एक बेटी का पिता बना। वो मार्च 2020 में वो वापस पंजाब आया और सुखप्रीत उर्फ सुखा लम्मा का कत्ल किया। जुलाई 2020 में फिर 2-3 महीने बाद वापस कनाडा चला गया। पंजाब पुलिस के डोजियर के मुताबिक अर्श ढल्ला के क्रिमिनल होने का एक और बड़ा सबूत ये है कि उसके जितनी कॉल रिकॉर्डिंग्स और तमाम चीजें पकड़ी गई हैं, उससे ये पता लगा है कि वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक लंबा सिंडिकेट, अपने गुर्गों का सिंडिकेट चलाता है और लोगों से पैसे मांगता है। पैसे ना मिलने पर अपने शूटर से उन पर हमला करवाता है। कनाडा में अर्शदीप का संबंध खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर से है। जिस निज्जर का मर्डर हुआ है उससे पुलिस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। अर्श ढल्ला के खिलाफ हत्या की कोशिश, फिरौती, NDPS और आर्म्स एक्ट के 34 केस दर्ज हैं। ये पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड कहता है। इनका यह नेटवर्क है। नेटवर्क भी 2 किस्म के होंगे। एक सिर्फ ऐसा नेटवर्क जो कि मोर ऑफ स्लीपिंग सेल्स, इनका काम है विदाउट इंडल्जिंग इन वायलेंस, पैसा लिया, हवाला कराही भेज दिया। दूसरा इनका ऑपरेशन का तरीका होता है गैंगस्टर्स वाला, कि इनका कोई बंदा जो है गैंगस्टर टाइप का है, वो जाके उनको डराएगा, धमकाएगा। हो सकता है कई बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही विजिबल थ्रेट हो रहा है। सिंपल यही तरीका है, इससे ज़्यादा उसमें कोई बात नहीं। अब एक बात आप और समझिए, कनाडा में खालिस्तान और गैंगस्टर सिंडिकेट से जुड़े 3 बड़े ग्रुप एक्टिव हैं। एक अर्श ढल्ला, जिसके बारे में बता रहे थे अभी, इसका खालिस्तानी कनेक्शन है। दूसरा लखवीर सिंह, गुरजंट सिंह, इनका भी खालिस्तानी कनेक्शन है। यानी यही ग्रुप अब बंबीहा गैंग है। गौरव पटियाल, जो लक्की पटियाल के नाम से फेमस है, वो भी इसी चेन में काम करता है। और तीसरा जो मेन गैंगस्टर्स का ग्रुप आ गया जो कनाडा में एक्टिव है, वो है गोल्डी ब्राड नेक्सस का, जो लॉरेंस गैंग का सरगना है।
गैंगस्टरों और खालिस्तानियों के गठजोड़ के पीछे वो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जो पंजाब से भागकर या तो विदेशों में गए या फिर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। और इनके दिमाग के पीछे कौन चलता है? आईएसआई। यानी गैंगस्टरों को खालिस्तान के साथ जोड़ना आईएसआई के दिमाग की ही घूमी हुई चाल है, क्योंकि खालिस्तानियों के नापाक इरादों को परवान चढ़ाने के लिए गैंगस्टरों से बेहतर नेटवर्क उनके ऑप्शन में है नहीं और कोई ये काम उनसे हो नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान की हालत चाहे जितनी भी पतली हो, लेकिन आईएसआई का कनेक्शन पंजाब में ही नहीं कश्मीर में भी चल रहा है। इस बार टेरर फंडिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर अटका है। जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर पुलिस में एक डीएसपी होते थे, हुमायूं भट्ट, आपने नाम सुना होगा, पिछले हफ्ते ही, जिन्होंने अनंतनाग में शहादत देकर पूरे कश्मीर का सर ऊंचा कर दिया था। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी को डीएसपी रैंक के ही एक अफसर ने शर्मसार कर दी। वर्दी का रंग एक, महकमा एक, ओहदा एक, गिनती में कंधे पर सितारे एक से। लेकिन जब बात मुल्क से वफादारी की आई तो शेख आदिल मुश्ताक ने रंग बदल दिया। जिस जम्मू कश्मीर पुलिस को अनंतनाग एनकाउंटर में अपने डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर नाज था, उसे अंदाजा नहीं रहा होगा कि महकमे का ही एक अफसर उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक वर्दी की आड़ में दहशतगर्दी को खाद पानी दे रहा था। लेकिन आखिरकार आदिल का भेद खुल गया और अब वो सलाखों के पीछे है। जम्मू कश्मीर पुलिस को फरवरी के महीने में शिकायत मिली थी। आदिल पर आरोप था आतंकियों से सांठगांठ का, सबूत नष्ट करने का और भ्रष्टाचार का भी। उस वक्त आदिल नौगाम में एसडीपीओ पद पर तैनात था। आरोप के बाद आदिल को पद से हटा दिया गया, तबादला करके आर्म्ड विंग में भेज दिया गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। क्योंकि मामला आतंकी फंडिंग से जुड़ा था, इसलिए तफसील से जांच करवाई गई। भ्रष्टाचार और आईपीसी की 6 धाराओं में मामला दर्ज हुआ। डीएसपी आदिल पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और 7A और भारतीय दंड संहिता की धारा 167, 193, 201, 210, 218 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी धाराएं मिलिटेंट फंडिंग मामले में आरोपियों की जांच को प्रभावित करने और आरोपियों के खिलाफ सबूत नष्ट करने के आरोप में लगाए गए हैं और पुलिस का दावा है कि इन आरोपों के उनके इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है। डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक आतंकियों को यह बताता था कि कैसे पुलिस की पकड़ और कानूनी दावपेचों के चंगुल से बचना है। आतंकियों से संपर्क के लिए वो टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करता था। इसका खुलासा टेरर फंडिंग मामले में एक गिरफ्तारी के बाद हुआ। मुख्य आरोपी की रिहाई के लिए डीएसपी आदिल से संपर्क किया गया। बदले में डीएसपी ने रुपयों के बदले केस को कमजोर करने का वादा किया। आदिल टेलीग्राम पर आतंकियों को निर्देश भी देता था कि कैसे पुलिस की गिरफ्तारी से बचा जाए और टेरर फंडिंग की जांच कर रहे अफसरों को फंसाया जाए। ये पहली बार नहीं है कि मिलिटेंट्स की मदद के आरोप में पुलिस का कोई अधिकारी गिरफ्तार हुआ हो। 3 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब डीएसपी आदिल भी लश्कर से जुड़े एक टेरर फंडिंग मामले में जांच को नरम रखने और आरोपियों को बचाने के आरोप में खुद जेल पहुंच गए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन काफी कुछ बदलना अभी बाकी है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? कश्मीरी और जो कश्मीरी आवाम है, सुरक्षा बलों के बीच उनका भरोसा कायम हुआ आपस में। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट जैसे अफसर अपनी हिम्मत और कुर्बानी से इस भरोसे को बनाए रखते हैं, लेकिन आदिल मुश्ताक जैसे अफसर खाकी में खराब सेवाएं देकर भरोसा तोड़ते हैं। अच्छा, बात पुलिस की हो रही है तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी देख ही लेते हैं। दोनों जिलों में क्या हो रहा है। यहां पुलिस लोगों के निशाने पर आ गई। पहली घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई, जहां भीड़ ने खूब बवाल काटा।
लोगों को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। उनकी मांगें जो थी, उनका ये कहना था कि इनको हर हाल में पूरा करो, तोड़फोड़ भी की गई। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध कब्जे को लेकर राधा स्वामी सत्संग सभा और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग जिले, लेकिन तस्वीर बिल्कुल एक जैसी। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी सरगर्मी है। कलेक्टर पर गुर्जर समाज ज्ञापन देने पहुंचा था। अचानक माहौल बदला और प्रदर्शन के नाम पर गुर्जर समाज का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। भीड़ में शामिल लोगों ने पहले चक्का जाम किया, फिर गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस तमाशा देखती रही। जिन मांगों को लेकर गुर्जर समाज कलेक्ट्रेट पर जुटा था, वो ऐसी थी जिन्हें स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता था। चूंकि एमपी में माहौल चुनावी है, इसलिए भीड़ ने ताकत दिखाने के नाम पर जमकर उत्पात किया और ग्वालियर प्रशासन मूक दर्शक बना तमाशा देखता रहा। तस्वीर यूपी के आगरा की है। मामला जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। इसी के चलते पुलिस और एक सत्संग सभा आमने सामने हो गए। नौबत पथराव और लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने अवैध कब्जा करके बनाया गया फाटक ढहा दिया, लेकिन सत्संगियों ने फिर से नया दरवाजा तामीर कर दिया। गेट से निकलने के बाद सड़क सीधा दयाल बाग में अंदर शमशान घाट की तरफ आती है और आप देख सकते हैं जो ये रास्ता है गेट से आगे बढ़ते हुए इधर शमशान घाट पर आता है और प्रशासन ने यहाँ पर भी एंक्रोचमेंट बताते हुए कार्रवाई की और यहाँ पर जो 7वें गुरु हैं, जो राधा स्वामी सत्संग सभा के जो 7वें गुरु हैं, उनकी समाधि है और उस पर कार्रवाई करते हुए इसे यहाँ पर तोड़ दिया गया। उस रोड को इन्होंने गेट को तोड़ा, उसके खंभे तोड़े, डिसमेंटल किया। आगे आके ये परम गुरु हजूर लाल साहब का पवित्र स्थल है, ईंटों की घेराबंदी थी, ठीक है, प्रोटेक्शन लगाया हुआ था, वो भी तोड़ दिया। ये अतिक्रमण है। हमारी धार्मिक भावनाओं से खेलते हुए उनको जरा भी लिहाज नहीं हुआ। कोई और समुदाय होता क्या करता आपसे। सत्संग सभा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को पुलिस की ज्यादती बता रही है और पुलिस पर पहले लाठीचार्ज करने का आरोप लगा रही है। इस दरमियान सत्संगियों के बीच से ही महिला सामने आई और आरोप लगाया कि सत्संग में आर्मी बनाई जा रही है। बच्चियों को लाठी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वैसे तो एक एनसीसी की तरह आर्मी नेवी की आर्मी की जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है इनको देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं बच्चों को, लेकिन धाराएं नहीं बताते, ये धाराएं नहीं बताते। और सबसे मेन चीज इनको ये बताते हैं, जो कोड वर्ड है लाठी। लाठी का मतलब है जब लाठी का ऑर्डर आए तो मार डालना, आगे वाले को मार डालना है, सोचना नहीं है। दौड़ भाग भरी जिंदगी में कई खबरें छूट जाती हैं, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक डिमांड पर फटाफट अंदाज में खबरों का एक एक्स्ट्रा डोज रैपिड राउंड। केरल में थमने लगा निपा वायरस का कहर। एक हफ्ते से नहीं आया कोई केस, फिर शुरू होने जा रहे हैं स्कूल। 14 सितंबर के बाद से ऑनलाइन लग रही थी बच्चों की क्लासेस। नियमों में छूट मिलेगी, लेकिन हर जगह मास्क लगाना भी जरूरी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का फिर दिखा अलग अंदाज। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए, ट्रेन में किया 117 किलोमीटर का सफर। 2 घंटे में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे, ट्रेन में लोगों से बातचीत की। ट्रेन में ही राहुल महिला हॉकी खिलाड़ियों से भी मिले, उनकी ट्रेनिंग और मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। G20 समिट के लिए क्या सजी थी हमारी राजधानी दिल्ली। फूलों ने 4 चांद लगा दिए थे, पर गजब ये हुआ कि दिल्ली को सजाने के लिए जो गमले इस्तेमाल हुए थे, उनमें से ज्यादातर गायब हो गए। जो बचे हैं वो या तो मुरझा गए या टूट गए। जिन पर ये जिम्मेदारी थी उनसे एक बात पूछनी है, समिट खत्म हुई थी, पेड़ पौधे की जिंदगी थोड़ी है, उनके जीने का हक किसने छीना और क्यों। देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की हुई शुरुआत। दिल्ली के कर्तव्य पथ से केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। साल 2050 तक हाइड्रोजन की ग्लोबल मांग 4 से 7 गुना बढ़कर 500 से 800 मिलियन टन होने की उम्मीद है। सरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 और फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना बना रही है। 20 बसेस और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक तरफ मेट्रो इज कैरिंग 1 करोड़ पैसेंजर्स अ डे एंड द फ्यूचर ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट विल बी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन।
आसमान में और बढ़ी भारत की ताकत। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ C-295 MW एयरक्राफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले C-295 मीडियम लिफ्ट स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्लेन को एयरफोर्स में कराया शामिल। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे थे राजनाथ सिंह। विमान के आने से और बढ़ी भारतीय वायुसेना की ताकत, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। यूपी के मेरठ में चोरी का अनोखा केस सामने आया। चोर ने पहले मंदिर में पूजा की, प्रसाद खाया, फिर भगवान से अपने गुनाह की माफी मांगी और फिर चोर ले उड़ा मंदिर में रखी बेशकीमती मूर्ति। मेडिकल थाना इलाके के प्रवेश विहार की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मूर्ति चोरी के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, चोर को जल्द पकड़ने की मांग की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता स्वर्ण पदक। आगरा में टीम के खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के घर जश्न का माहौल। दीप्ति के परिवार ने दी पूरी टीम को जीत की बधाई। परिवार बोला, देश की बेटियों ने बढ़ाया विदेश में देश का मान। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का बड़ा इनोवेशन। कंपनी ने बनाई ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसान की तरह करते हैं योग, बोलने और चलने में भी सक्षम। इसका वीडियो एक्स पर टेस्ला ऑप्टिमस नाम के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसमें रोबोट को अलग अलग तरह का योग करते देखा जा सकता है। वीडियो के शुरुआत में रोबोट को इंसान की तरह मूवमेंट्स करते हुए देखा जा सकता है। इन फीचर्स को देखकर एलन मस्क खुश हो गए। कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कई इलाकों में -3 डिग्री से भी नीचे लुढ़का पारा। वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी। राजौरी और पीर पंजाल के पहाड़ी इलाके भी बर्फ से ढके। राजौरी में 2.5 इंच तक हुई बर्फबारी। मैदान का पारा भी लुढ़का। ये तो खबरों का रैपिड राउंड था, लेकिन एक रैपिड राउंड यूक्रेन और रूस के बीच भी चल रहा है। वो है जंग का। नई खबर मिल रही है कि उसने 2 बातें साफ कर दी हैं। रूस लंबे दौर से लड़ाई के लिए कैसे तैयार रहे, इसका उसने मास्टर प्लान बनाना तैयार कर दिया और इसके लिए वो स्कूली बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये तस्वीरें रूसी स्कूलों के भीतर की हैं, थोड़ा बेचैन करने वाली। जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, वे बंदूकें उठाए फिर रहे हैं। बम फेंकने और जमीनी लड़ाई में दुश्मन को मार गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस खास मिलिट्री प्रोग्राम को सीधे मॉस्को से मंजूरी मिली है। 7-8 साल के मासूम जो असॉल्ट राइफल का वजन भी नहीं उठा सकते, उन्हें नकली बंदूकों से ट्रेन किया जा रहा है। दरअसल 24 फरवरी 2022 के बाद से रूस बड़े बदलाव से गुजर रहा है। अगस्त 2023 में रूस की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए नया सिलेबस शुरू किया, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ जंग को जायज और जरूरी ठहराया। अब वतन की रक्षा के नाम पर ये बच्चे मशीन गन असेंबल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक गन्स को रीलोड करना सीख रहे हैं, खतरे को काउंटर करने के लिए ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं। अपने जितने भी 16 साल की उम्र से लेके 18 साल 19 साल तक हैं, वो उनको ट्रेन करना चाहेगा, फौज में भर्ती करने के लिए नहीं, पर अगर ऐसी कोई कंटिजेंसी आती है जिसमें उनकी जरूरत पड़ सकती है रशियन आर्मी को, तो वो एक ट्रेन मैन पावर रशियन आर्मी को मिल सकता है। अभी रूस उन्हीं स्कूलों में ये मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है जो ब्लैक सी के करीब है। क्रीमिया में कई साल पहले से ही रूस स्कूलों में ऐसी ट्रेनिंग शुरू कर चुका है। साफ है कि जिन इलाकों में रूस को यूक्रेन और पड़ोसियों से चुनौती मिल रही है, वहां पुतिन एक लड़ाकों का वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो रूस के लिए मरने मारने को तैयार रहें। पुतिन को लगता है कि ये युग युद्ध का है। मजहब कोई भी हो, आपस में कभी वैर रखना नहीं सिखाता। मुंबई की एक ऐसी ही शानदार मिसाल आपको दिखानी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बी पॉजिटिव। आज इस खबर में हमने आपको कौमी एकता की एक शानदार मिसाल दिखानी है। 28 सितंबर को गणपति विसर्जन किया जाएगा। उसी दिन मुस्लिम समाज का त्योहार ईद मिलादुन नबी भी है। बिना किसी रुकावट के ये दोनों त्योहार कैसे मनाए जा सकते हैं? दोनों समुदाय अपने अपने त्योहार मनाएं, इसके लिए मुंबई पुलिस से चर्चा के बाद मुस्लिम समाज ने ईद मिलाद उन नबी का जुलूस
एक दिन बाद निकालने का फैसला किया। यानी शनिवार को 28 सितंबर को मुंबई में गणपति विसर्जन होगा और एक दिन बाद रविवार को मुस्लिम समाज अपना जुलूस निकालेगा। मुस्लिम दानिश्वरों ने ये फैसला लिया कि हमको इखलाकी रवादारी अदा करते हुए जुलूस ईद मिलादुन्नबी एक दिन बाद निकालना है, मतलब 29 सितंबर को निकालना है। तो ये फैसला सारी कौम ने मिलके, मुसलमान समाज, मुसलमान कौम ने मिल के लिया और इसका इस्तकबाल जो है वो सभी लोगों ने किया। बहुत अच्छी बात है, सबको अपने त्यौहार मिलकर मनाने चाहिए, कोई वैरभाव नहीं रखना चाहिए। अब बारी आपके कमेंट्स की है। शुक्रवार के शो पर आपने कई कमेंट्स भेजे, वक्त की कमी है, कुछ थोड़े से 2-3 शेयर कर रहा हूं। विकास कुमार जी कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ है, कनाडा की राजनीतिक पार्टियां एनडीपी को जिन्होंने वोट दिया है वो सब भी जिम्मेदार हैं, इसलिए भारत सरकार का फैसला अच्छा है कनाडा के पूरे घटनाक्रम पे। विकास जी शुक्रिया। विक्रम जी क्या लिखते हैं, नेता बिल्कुल चुप जैसे कुछ हुआ ही नहीं मणिपुर में, ये हमारी व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। सच में हम जनता को एक जनतांत्रिक और सही शासन दे पाते हैं या ऐसा ही हाल पर उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए विक्रम जी। ये क्या है, दीक्षित साहब क्या लिखते हैं, इन द ओशियन ऑफ टीवी एंकर जगविंदर पटियाल इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन इंडिया। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये तो मेरी तारीफ करने लगे प्रोग्राम की बजाय। उम्मीद है आपको आज का शो भी पसंद आया होगा और खबरें भी हमारी पसंद आ रही होंगी। आप फीडबैक देते रहिएगा। अब अखिलेश आनंद के साथ स्पेशल शो देखिए, पाकिस्तानी अवाम क्यों मांगे मोदी जैसा निजाम। बहरहाल एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अब कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में होगी आपसे मुलाकात।